Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए एकदम टनाटन मस्त रहिए। ये मस्त रहना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य ही धन है और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ ब्रेन से पढ़ाई कर सकता है। तो चलिए हम लोग सभी बच्चे एकदम ठीक हैं और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे सभी बच्चे को एकदम मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सके और लगातार कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सके। जब क्लास स्टार्ट होती है और जहाँ से सुनना शुरू करते हैं तब तक सुनते रहेंगे, 100% एनर्जी के साथ सुनते रहेंगे, 50% एनर्जी अप्लाई नहीं करते हैं। तो बात समझ में आया? तो चलिए कॉपी कलम लेकर तैयार होंगे। सबसे पहले मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। इस कंसेप्ट को पिछले क्लास में आपको दे चुका हूँ लेक्चर नंबर 24 में। लेक्चर नंबर 25 अभी हो रहा है। मैंने आपको पिछले दिन कहा था कि लेक्चर नंबर 24 जो बच्चे नहीं देखे हैं वो 100% एनर्जी के साथ वो देख लेंगे। तो चलिए मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कुछ बातें आपसे पूछा जाएगा, आप बच्चों को उसका जवाब देना है और उसके बाद फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और तब मैं बताऊंगा कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जब होता है उस इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करता है, इस बात को हम लोग समझें। तो इसमें एक न्यू टर्म आपको आने वाला है, मोबिलिटी। हिंदी वर्ड है उसका गतिशीलता। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, प्रोटॉन गति क्यों नहीं करता है, उसका आज रियल कॉज रीजन आप समझेंगे मोबिलिटी टर्म को पढ़ने के बाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग सभी तैयार हैं? एकदम तैयार हो गए हैं? स्टार्ट करूं मैं? चलिए तो हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में जो डिस्कशन हुआ था, आपको बताया गया था यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताया गया था। इसको हिंदी में कहते हम लोग अनुगमन वेग। ये टर्म किसके लिए यूज होता है? ये टर्म यूज होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है तो उसमें उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल लिखा था मैंने, वीडी। वीडी बराबर आपको कहा गया था वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बाय, ये आपको याद रखना होगा। अब इसमें जरा सा समझ लेना था आपको कहाँ पर क्या चीज़ है। तो मैंने आपको इसमें सिखाया था, ये बातें आपको याद रखने का जरूरत है क्योंकि पिछले क्लास में इसको बता दिया गया है। इस टर्म को आपको याद रखना है। अब इसमें समझना है ई क्या चीज़ है। तो इसमें आपको बताया गया था कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर में हम लोग बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं और नियमित गति करते हैं। उसका गति करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। और वो गति किसके कारण करता है? आपको बताया गया था थर्मल एनर्जी के द्वारा। और थर्मल एनर्जी के द्वारा जब वो गति करता है, मोशन करता है, उसका जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ा वैल्यू है, वो छोटा वैल्यू नहीं, वो बहुत बड़ा वैल्यू है। लेकिन उसमें फाइनली फिर आपको बताया था उस सभी फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी जो था
एवरेज थर्मल वेलोसिटी वह 0 हो जाता है, जिसके कारण किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव होने के करने के कारण भी करंट फ्लो नहीं होता है। जब तक कि उसको सेल से नहीं जोड़ेंगे तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो रीजन यही है, आपको जवाब देना है। शॉर्टकट में कोई पूछे कि किसी कंडक्टर में बिना सेल को जोड़े करंट फ्लो क्यों नहीं करता है, जब आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसमें, जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल के जैसा इलेक्ट्रॉन भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो करंट फ्लो होना चाहिए। तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है वह क्या होता है, 0 होता है। चलिए आइए, जैसे उसको अब सेल से कनेक्ट करते हैं, आप लोग बता सकते हैं। पिछले क्लास में यदि कब पढ़े होंगे तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपको मैंने बताया था 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यदि यूनिट वॉल्यूम लिया जाए किसी कंडक्टर का तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 पावर 29 होता है, वो याद रखिएगा। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में मूव करता था। जैसे सेल को कनेक्ट करते थे, आपको बताया गया था उसमें कि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर प्लस से माइनस की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है वेक्टर ई। क्या होता है, वेक्टर ई। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वेक्टर ई वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपने अप्लाई किया मतलब सेल को जोड़ा। सेल को जोड़ने से दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेगा। पहले जैसे तैसे गति करता था, अब उसको निश्चित दिशा आ जाएगा, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में गति करना चाहेगा। कि रीजन हुआ वह इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ तभी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं कराएंगे तो जिगजैग पाथ में रैंडम मोशन सभी इलेक्ट्रॉन करेगा, और उसका थर्मल एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड हो जाता है, मतलब एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है, और उसका जो वेलोसिटी होता है उसी वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ये सिंबल है VD। वो वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह जो होता है स्मॉल वैल्यू होता है, और इसका वैल्यू मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लास में। वेक्टर VD का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब यह वेलोसिटी बहुत छोटा होता है। यह वेलोसिटी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। यही रीजन है कि कालगांव में जब करंट दिया जाता है वायर में, आपके मोहल्ले में आता है, थर्मल पावर वहाँ है, वहाँ से आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर तक आता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने में बरसों लग जाएंगे। यदि ऐसा होता, इसी कारण से 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड, इसी के कारण वो इतना कम स्पीड उसका है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को आने में बरसों लगेंगे। ऐसा नहीं कि वो तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब चलेंगे हम लोग यहाँ पर जितनी बातें देखे थे, हम देखे थे कि इस कंडक्टर का जो आपका इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ को आप मान लो L मान लो। क्या मान लो, L। और उसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस एरिया को आप A मान लेते हैं। इसकी आवश्यकता हमको आगे पढ़ने वाला है। और भी उसमें एक चीज़ बताए थे, M तो मास हो गया, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन सोच रहे हैं आप, उस फ्री इलेक्ट्रॉन का मास M है। E हो गया चार्ज ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड टॉ इज द एवरेज हो जाएगा आपका। यहाँ पर टॉ के बारे में बताया था मैंने आपको, ये एवरेज टाइम एक तरह से माना जाएगा। आपको कल बता रहे थे
कि किसी कंडक्टर में जो आपका ये इलेक्ट्रॉन गति करता है, जब तक सेल नहीं जोड़े हैं तब तक जो है उसका जो गति होता है जिगजैग पाथ में जैसे तैसे होता है, इस तरह से। तो यहाँ से चला, यहाँ तक कॉलिजन हुआ, फिर अपना पाथ बदला, फिर कॉलिजन हुआ, फिर पाथ बदला। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम है, उस टाइम को यदि मैं T1 कहूँ, फिर ये टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में T2 कहूँ, यहाँ से आने में टाइम T3 करूँ, सभी टाइम का जो एवरेज है, एवरेज टाइम है, उसी को हम लोग कहते थे रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते थे उसको? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर करता है। रिलैक्सेशन टाइम इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते, याद करिएगा, श्रांति काल। क्या कहते हैं इसको? श्रांति काल, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये जो श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम है, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था, आप बता सकते हैं 10⁻⁻14। अब आप गौर करके देखो और विचार करो आप लोग, यहाँ पर ये टाइम जो होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये जो आप देखे थे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, ये तो टाइम है, ये टाइम आपका का सभी टाइम का एवरेज लिया गया है और वो एवरेज टाइम आपका ये है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर करता है? टेम्परेचर बढ़ने से इसका टाइम घटता है, ये टाइम का वैल्यू घटता है। अब गौर से समझना क्यों। जैसे सर अभी कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर पर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसका थर्मल वेलोसिटी कुछ होगा। अब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वह इसका वेलोसिटी और बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो दूरी तय करने में समय कम लगेगा। तो टाइम बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के बारे में एक लाइन शॉर्टकट में लिख लें, बाद में हमको जरूरत पड़ेगा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर यह टाइम क्या होता है? घटता है। चलिए, भविष्य में हमको जरूरत पड़ेगा जब हम इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फार्मूला आज तक नहीं पढ़ा है 10th क्लास तक में, और अभी भी मैंने जो करंट के पहले बेसिक चीज बता रहे थे उसमें जबरदस्ती वाला फार्मूला पढ़े थे रेजिस्टेंस का। ओम साहब में जो मिला था फार्मूला वो सब जबरदस्ती फार्मूला था, माना हुआ चीज था। अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फार्मूला मिलेगा, जो आप देखेंगे कुछ देर के बाद आपको मिलेगा। चलिए, तो अब हम लोग बातें आगे करते हैं। इतनी बातों को हम लोगों ने पढ़ चुका था। अब देखिए, आपको सिखाए थे यहाँ पर ये इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, ये इंटेंसिटी का वैल्यू आपको कितना होगा ये मैंने सिखाया था, और कहा था ये इंटेंसिटी आपका जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है आपका, आप गौर करके देखोगे E = V/L आपको सिखाया गया था। कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, इसको दिखा चुका हूं, इसलिए अब इसमें टाइम वेस्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। पिछले क्लास में भी इसको बताए थे। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसका लेंथ L है, तो इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा वो V/L होगा। और इसी के आधार पर इसका यूनिट यदि बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट पर मीटर इसको बोलते हैं। आगे हमको जरूरत पड़ने वाला है, कुछ ही देर में जरूरत पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ चुका था। यदि इतना बात आप पढ़ चुके थे तो थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है यहाँ पर। तब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है आपका ये चेंज होगा यहाँ पर, और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ इस फार्मूला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे, एरो हट जाएगा और माइनस साइन गायब हो जाएगा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, तो आप बच्चों का जवाब आना चाहिए यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका हो जाएगा VD = E/m। माइनस साइन बता रहा था, कौन सी? ध्यान दीजिएगा गौर से, ये जो आपका फार्मूला में माइनस साइन है, VD और E है, दो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर है, और फार्मूला में माइनस साइन है। तो आप लोग बता सकते हैं कि नेगेटिव साइन हमको क्या शो करता है यहाँ पर?
तो नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन, ड्रिप वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी बोथ आर इन अपोजिट। यदि इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ से देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर है, तो ड्रिप वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख रहे हो इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। मतलब ये लाइन हमको माइनस बता रहा है कि ड्रिप वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट होगा, हमेशा, कभी भी सेम नहीं होगा। ये माइंड में सेट कर ले। तो अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस माइनस साइन का कोई महत्व नहीं है। नेगेटिव साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। तो मैं यदि मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो आप बच्चे हमको बताओगे गौर से। ये माइनस खत्म हो गया। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर आपने पढ़ा ई बराबर वी बाय एल। तो जैसे वी बाय एल पढ़ा आपने, यहाँ पर पुट करोगे तो वी डी इक्वल टू आपको मिलेगा ई वी बाय एम इंटू एल इंटू टॉ। ये आपका हो गया। अब देखो गौर से, यहाँ पर इस फार्मूला से इंटेंसिटी शब्द गायब हो गया। अब जब सेल जोड़ते हैं तो सेल कितने वोल्ट का है यह आपको पता रहता है ना, सेल कितने वोल्ट का है यह पता रहता है ना। तो वोल्ट कितने का है तो वो भी मालूम रहेगा आपको, से कंडक्टर का लेंथ मालूम रहेगा, ई का वैल्यू मालूम है, हमेशा फिक्स है। ई का वैल्यू कितना होता है बताइए आप लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलिए आप लोग। सब खा गए आप लोग, उसका मतलब कोरोना में सारा बच्चा कोरोना में मस्ती किया बरदम घर में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भूल जाने का मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया कोरोना काल में, 3 महीना एकदम फुल मस्ती कर लिया। इसका मीनिंग यही है। अच्छा, ये चीज जो आप लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे हमको, ऑफलाइन क्लास में भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 50 बार यूज हो चुका था, और जब आप घर में रहे 3 महीना मस्ती किए तो सब खा पी के पचा लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना मतलब 12th में पढ़ने का अधिकार नहीं है आपको। अभी भी किताब को भी बेच दीजिए, जाइए दुकान चलाइए। बहुत शर्म की बात है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग भूल गए। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चलिए अब देखें गौर से, ये सारे टर्म कांस्टेंट है। सेल बदलेंगे फिर क्या बदलेगा, सेल बदलेंगे तो आप ध्यान देना, सिर्फ ये भी बदलेगा आपका, और भी बदलेगा तो ड्रिप वेलोसिटी भी बदलेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा ड्रिप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सेल बदलते जाइए, उसका वोल्ट बदलते जाएगा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी बदलते जाएगा। भी बढ़ाएंगे तो ड्रिप वेलोसिटी भी बढ़ेगा, भी घटाएंगे तो ड्रिप वेलोसिटी भी घटेगा। इतनी बातें पिछले क्लास में आपका हो चुका था। अब यहाँ से हम लोग एकदम न्यू सिरे से कब करेंगे आगे, तो हम लोग के पास अब न्यू टर्म आने वाला है। आप लोग गौर करके देखेंगे, यदि जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं पिछले क्लास में, तो इतना सा बातों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं जल्दी से। तो शॉर्ट में लिख दिए, बहुत छोटा हो गया, वाह वाह, प्यारा प्यारा सा लग रहा है देखने में। चलिए हो गया, इतना सा बात आपके पास लिखा हुआ है। मैं अब यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ और एक आपके सामने एक न्यू टर्म रखता हूँ। तब आपका जो आज का जो देखे होंगे टाइटल में लिखा हुआ था रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, आज का टॉपिक यही है पढ़ना। लेकिन उसको पढ़ने के पहले एक टर्म और सीखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, आप सीखेंगे, और वो टर्म आपके सामने है। वो टर्म आपके सामने है मोबिलिटी, हिंदी वर्ड है गतिशीलता। कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। मोबिलिटी क्या है, गतिशीलता क्या है, तो पर हम लोग फोकस करें, बहुत कंसंट्रेट होकर जल्दी से सुनेंगे आप लोग। मोबिलिटी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सर ये कहता है क्या कि जब आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे
मतलब उसको सेल से जोड़ते हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से उसका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग बोलते हैं। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं उसको? मोबिलिटी। चलिए गौर से फिगर आपके पास बना हुआ था, आप ध्यान दोगे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको मिला वी। आपने क्या लिखा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा था वी लिखा था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस समय आपका होगा वी होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा वी बाय ई हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? मोबिलिटी। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा। यदि ये कंडक्टर है, यहाँ पर बैटरी का प्लस जोड़ते हैं, यहाँ माइनस जोड़ते हैं, प्लस माइनस जोड़ने से यहाँ जो इंटेंसिटी का वैल्यू होना चाहिए 1 वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। यदि इंटेंसिटी का वैल्यू 1 वोल्ट पर मीटर है तब उस समय जो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम रखा गया है मोबिलिटी, गतिशीलता, विच इज डिनोटेड बाय म्यू। क्या डिनोट करेगा? उसको डिनोट करेंगे किससे? यहाँ पर म्यू से डिनोट करेंगे। इसका मतलब म्यू बराबर आप क्या लिखोगे? वी डी बाई ई। अब इसको दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? गौर से देखेंगे। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या यहां पर लिखेंगे चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर is defined as the ratio of drift velocity and applied electric field intensity। मतलब हम लोग कहेंगे किसी चालक में आवेश वाहक यहाँ पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, आवेश वाहक का, किसी चालक में आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। अब यहाँ पर सिंपल वे में आप आराम से कह सकोगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने इसको लिख लिया तो मैं थोड़ा सा पोजीशन को चेंज करता हूँ और तब आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा। गौर से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा मोबिलिटी, गतिशीलता। हमेशा इंग्लिश वर्ड यूज होगा, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों कि इंग्लिश मीडियम के। मोबिलिटी शब्द हमेशा हम लोग बोलेंगे। म्यू बराबर हो जाएगा आपका वी डी बाई ई, हो जाएगा। अब तुरंत यहाँ पर शॉर्टकट में, इस पर बहुत लंबा चर्चा भी होने वाला है, थोड़ा सा शॉर्टकट में पहले एक कदम में हम लोग यूनिट लिख लेते हैं फटाफट। वेलोसिटी हो गया आपका मीटर पर सेकेंड और इंटेंसिटी हो गया वोल्ट पर मीटर। अब सॉल्व करके देखोगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ मोबिलिटी।
इसी तरह से आप इसका डायमेंशन चाहो तो डायमेंशन भी इसका आप लिख सकते हो। जरा सा ध्यान देना, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, सारे बच्चों को पता है। वेलोसिटी हो जाता है बाबू लोग L_T-1 बाय इंटेंसिटी हो जाता है आपका फोर्स बाय इंटेंसिटी। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, फोर्स बाय चार्ज। इंटेंसिटी बेसिकली होता है, यदि भूल जाते हैं तो फोर्स बाय चार्ज को लिखिए। यहाँ से हो जाएगा फोर्स का हो जाएगा आपका ML_T-2, चार्ज का होता है IT। तो तुरंत इसे सोच लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर से हो जाएगा आपका T ऊपर चला जाएगा, I ऊपर चला जाएगा, ML_T-3I-1। ये आप यहाँ यूज कर लोगे। यदि दिमाग से स्लिप कर जाए, आपका ध्यान यहाँ पर आ जाए और तुरंत उसको सोच सकोगे, सोच के वैल्यू पुट करके सोचोगे। तो यदि ये सेट कर गया हमको, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ML_T-3I-1 हो गया, ML_T-3I-1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हम हो जाएगा M-1 L0T2I। तो इस तरह से आपका डायमेंशन फार्मूला आपका निकल गया। तो याद रखिएगा, ये है आपका मोबिलिटी का बेसिक बात। अब इस मोबिलिटी पर जो क्या है मोबिलिटी उसको सुना गया, क्या मोबिलिटी है फिर से सुनेंगे एक बार। ये लाइन ही मेन चीज है। इस लाइन को मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्या शॉर्ट में लिखा है, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अप्लाई किया तो फ्री इलेक्ट्रॉन का या चार्ज कैरियर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी था VD, और जब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया मतलब 1 वोल्ट पर मीटर अप्लाई किया इंटेंसिटी, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा VD/E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कहा गया है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। एक शब्द बार बार हम रिपीट किया है यहाँ पर, चार्ज कैरियर। क्या आपके माइंड में सेट है, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यहाँ पर लिखा है, उसका हिंदी मैंने यहाँ लिखा है आवेश वाहक। मतलब किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने के लिए कोई न कोई सिस्टम का जरूरत होता है। जैसे कहीं गोदाम में सामान तैयार हुआ, ट्रक पर आया, लोड करके उसको लेके चला गया, तो वह ट्रक हो गया माल वाहक। अब उसी तरह से कहीं पर चार्ज उत्पन्न हुआ और उस चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला जो पार्टिकल यूज होता है वही कहलाता है चार्ज कैरियर। तो किसी कंडक्टर में, किसी चालक में चार्ज कैरियर आपका कौन हुआ, वो चार्ज कैरियर हुआ आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। अलग अलग जगह चार्ज कैरियर अलग अलग होता है। ये कंडक्टर में चार्ज कैरियर किसको बोले, फ्री इलेक्ट्रॉन को। अब देखेंगे गौर से, आप यदि बैटरी लेते हो या सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा, सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। किसी इलेक्ट्रोलाइट में, लिक्विड में जो बैटरा सब घर में होता है उसमें करंट देकर चार्ज करते हैं ना, तो वो जो चार्ज करते हैं उस समय बैटरा में H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वह H+ में SO4- में टूटता है। टूटता है कि नहीं, तो H+ SO4- में जो टूटता है वो वही है आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर पॉजिटिव आयन भी होगा और निगेटिव आयन भी होगा। किसी सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम, किसका उदाहरण है, सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का। अर्धचालक में डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं होता है, उसमें कुछ विशेष व्यवस्था करने के बाद वो चार्ज फ्लो करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 14 उसी टॉप चैप्टर पर है। सेमीकंडक्टर पर पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पूरा डेप्थ में जानेंगे। वहाँ पर 2 शब्द होता है, होल एंड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वहाँ पर, होल हल्का सा सुन लेंगे आप लोग जरा सा। जैसे कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें एक्सटर्नल एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के आगे भागता है। तो इलेक्ट्रॉन जो जगह खाली करता है उसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं छिद्र, इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं होल। होल का नेचर पॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है, पॉजिटिव नेचर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो हुआ आपका वो निगेटिव नेचर का होता है। तो किसी भी कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में स्पेशली चार्ज कैरियर आपका होगा इलेक्ट्रॉन एंड होल। किसी इलेक्ट्रोलाइट में, लिक्विड में होगा पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस,
वो होगा आपका चार्ज कैरियर, और किसी कंडक्टर में होगा आपका सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी आपने सुना है प्रोटॉन गति करता है? नहीं, गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्यों? उसका जवाब यही देगा, मोबिलिटी। जवाब कौन देगा इसका? मोबिलिटी शब्द उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आइए अब उसको हम लोग सीखने के लिए तैयार हो जाए। मोबिलिटी का फॉर्मूला आपने देखा, ये VD/E हुआ। यूनिट डायमेंशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, टर्म को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए। हम यहाँ पर देखेंगे गौर से कि मोबिलिटी का जो फॉर्मूला म्यू बराबर लिखा आपने VD/E, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? आप लोग को बोल सकते हैं, जल्दी बोलिए तो। माइनस को सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछूं तो माइनस को आप हटा दीजिए, तो क्या बोलेंगे? स्मॉल ई कैपिटल बाय एम इंटू टॉ। टॉ हो गया क्या? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, ई बाय एम, ई पहले से नीचे में है, इंटू ई कैंसिल हो गया आपका, तो आप देखोगे म्यू बराबर आपका होगा ई बाय एम इंटू टॉ। अब आप समझिए थोड़ा सा, ये जो टर्म आपके सामने आया, म्यू बराबर ये फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। प्यारे बच्चों, कोई भी कंडक्टर में आपको बोलता है कि चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन को ही क्यों करे सर? चार्ज पार्टिकल तो हमारा प्रोटॉन भी है ना। यस नो, चार्ज पार्टिकल आपका कौन है? प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं चार्ज कैरियर, प्रोटॉन को क्यों नहीं? अब देखेंगे गौर से। एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, हो सकता है आप लोग बता देंगे, हो सकता है आप लोग बता देंगे। जैसा देखिएगा, जैसे पूछने वाला बात आता है तो बच्चे को थोड़ा प्रेशर होने लगता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो बता सकते हैं आप लोग? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को हम लोग पहचानते हैं। दोनों का रेशियो बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से। कोई बच्चे? कोई नहीं, सब एकदम हजम कर गया रे। कोरोना हजम वाला था, सब पचा लिए गुरुजी, अब कुछ नहीं बचा है। जो उल्टी करेंगे, बचता तब ना कुछ उल्टी होता, बचा ही नहीं जो निकलेगा। केमिस्ट्री में हजारों बार पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और केमिस्ट्री को मारो गोली मैंने फिजिक्स में आपको ऑफलाइन में पढ़ा चुका था। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल सकते हैं? कोई दिक्कत मन में? चलिए, अब ये लाइन आपको एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर माना गया है, प्रोटॉन को क्यों नहीं, ये शब्द समझाएगा आपको। बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप विचार करो, ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बारे में विचार करो जल्दी से। चार्ज ऑफ प्रोटॉन को भी ई लिखते हो, इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ई लिखते हो और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इतना होता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये माइनस में लेते हैं, ये सॉरी ये प्लस में, ये माइनस में, यही अंतर है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है ना। तो दो पार्टिकल पर कंपैरिजन करेंगे तो चार्ज दोनों के लिए सेम हो जाएगा, मास दोनों का डिफरेंट है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा टॉ, रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो टॉ मेरा कांस्टेंट रहेगा। अभी इस रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टेम्परेचर अचानक बढ़ने का कोई चांस नहीं है, बहुत कम अंतर होने से बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ई और टॉ को कांस्टेंट मानोगे तो आप यहाँ पर कह सकोगे म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जल्दी बोलो हाँ या ना। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिस पार्टिकल का मास अधिक होगा उसका मोबिलिटी कम होगा, राइट। तो ये लाइन हमको सिखाने के लिए तैयार है। अब म्यू पी बाय म्यू ई लिख देता हूं मैं, तो इसका जवाब होगा एम ई बाय एम पी। जल्दी बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये नहीं मतलब हुआ जी। ये लाइन हमको सिखाता है म्यू 1 बाय म्यू 2 इज इक्वल टू
m2/m1, जल्दी बोलिए हाँ या ना, m2/m1, यही लिखोगे आप। ये लाइन ये नहीं बता रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये 1/2 तो इधर 2/1, 1/2 तो इधर 2/1, 1 के जगह मैंने लिया प्रोटॉन और 2 को जगह लिया इलेक्ट्रॉन, तो म्यू पी बाय म्यू ई इक्वल टू एम ई बाय एम पी, उल्टा हो गया, बोल सकते हैं हम लोग, कोई डाउट मन में नहीं, वेरी गुड। अब देखना गौर से, ये लाइन यहाँ पर देखो गौर से, एम पी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम ई, तो हम उल्टा भी तो सोच सकते हैं यहाँ पर, एम इज वेरी वेरी लेस देन एम पी, जल्दी बोलो है। तो ये लाइन हमको सिखा रहा है एम ई बाय एम पी इज लेस देन 1, जल्दी बोलो, कर सकते हैं कि नहीं, बड़े करके। अब देखो गौर से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत छोटा है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखते हो, आप लोगों को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हो 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, -31 है यहाँ, -31 है, और मास ऑफ प्रोटॉन लेते हो 1.67 इंटू 10 पावर -27। गौर से सोचोगे ना, विचार करोगे, बाबा रे बहुत का अंतर है, -31 -27, बहुत का डिफरेंस है दोनों में, तो उसी का रेशियो ये तुमको बताया गया है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि मास का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत छोटा है, उस टर्म को यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस टर्म को कहेंगे लेस देन 1, तो ये भी क्या होगा, लेस देन एम ई बाय एम पी लेस देन 1, कहोगे कि नहीं कहोगे, तो यह भी होगा म्यू पी बाय म्यू ई लेस देन 1, तो यहाँ से रिजल्ट आपका होगा म्यू पी बाय म्यू ई लेस देन 1, देयरफॉर म्यू पी इज वेरी वेरी लेस देन म्यू ई। आई बात समझ में, प्रोटॉन का मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसीलिए प्रोटॉन मूव करता हुआ फील नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। चलिए, मोबिलिटी से रिलेटेड ये टर्म आपका था जिसको आपको दिमाग में सेट करना था। यस, पते नहीं चलता है। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन, हम एक छोटा सा बात बोलेंगे, पृथ्वी को समझ रहे हो आप लोग, और एक केजी का पत्थर हाथ में ले लो, दोनों को समझ रहे हो, दोनों वस्तु हुआ, पृथ्वी बड़ा वस्तु हुआ, पत्थर छोटा वस्तु हुआ, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कंफर्म। तो पत्थर को छोड़ दो, तो पत्थर उसके ओर जाता हुआ दिखेगा, पृथ्वी उसके ओर आता हुआ दिखता है क्या, लेकिन दोनों गति करता है। वो जितना भी बात बोल रहे हैं चर्चा हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नया बात मैं अचानक कभी नहीं बोलता हूँ, ना बोला हूँ, नया बात बोल रहा हूँ तो एक्सप्लेन हो रहा है, पुराना बात जो रिपीट करते हैं तो समझना होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, पृथ्वी भी वस्तु को, वस्तु भी पृथ्वी को। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ, दोनों लगाएगा कि कोई एक ही लगाएगा, दोनों लगाएगा, लेकिन पत्थर गति करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन अर्थ के एक्सेलरेशन से कई गुना ज्यादा है, लाखों लाख गुना ज्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी का गति को मैं अनुभव नहीं कर पाता हूं, लेकिन पत्थर के गति का अनुभव कर पाता हूं। यहाँ भी हुआ, प्रोटॉन में भी गति है और इलेक्ट्रॉन में भी गति है, लेकिन प्रोटॉन का गति इतना कम है, उसका फीलिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं हो पा रहा है। ये हुआ रीजन। किसी कंडक्टर में चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन को लिया गया है, प्रोटॉन को नहीं, क्यों, उसका जवाब यहाँ से मिल रहा है। क्लियर हो गया बात। चलिए, ये लाइन क्या लिखोगे भाषा में, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन का गतिशीलता इलेक्ट्रॉन के गतिशीलता के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, जिसके कारण किसी कंडक्टर में प्रोटॉन गतिशील नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन को माना गया है। यदि यही रीजनिंग क्वेश्चन 2 नंबर का आपको पूछ देगा कि किसी कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन को ही लिया गया, प्रोटॉन को क्यों नहीं, तो आप ये एक्सप्लेन करके बता दोगे, यही एक्सप्लेनेशन है उसका, इससे यही रीजन होगा इसका। ठीक है, चलिए आप यहाँ तक कर लिए कंप्लीट। अब जो बच्चे नहीं लिखे हैं जल्दी से उसको अरेंज करके, इसके पहले कुछ था कुछ बातें यहाँ भी है। अब एमपी एमई लिखे हैं, वर्ड नहीं लिखे हैं, समझ जाना आप लोग। एमपी क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, ले ला सब रे, अभी सूर्य पश्चिम में उगता है, यस सर, हाँ सूर्य पश्चिम में उगता है, यस सर,
बच्चे से गलती बोलवाना हो तो बड़ा मजा आता है। कुछ बोल दो तुरंत हाँ बोल देता है, सोचता है बाद में, पहले बोलता है बाद में सोचता है। चलिए हो गया क्लियर, आगे बढ़े। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं और आपका जो आज का मेन पॉइंट था, वो मेन पॉइंट था आपका सूरज। नेट को देखिए तो लगता है कि रुका हुआ है। आप लोग मोबाइल देख ले तो बाबू जल्दी से, मोबाइल चल रहा है कि रुका हुआ देखो तो। ठीक है चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मेन क्वेश्चन क्या था, अब गौर से एकदम शॉर्टकट में निकालते हैं। आपका मेन क्वेश्चन था, आज का टॉपिक का मेन बात था इसका हिंदी समझ गए होंगे, हिंदी लिखना जरूरी नहीं है। रिलेशन बताना है आपको किसके किसके बीच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन बताना है आपको। तो चलिए यहाँ पर एकदम क्लियर रूप से कंसंट्रेट होकर फिगर को देखेंगे और उसके डिस्कशन को सुनेंगे। हम लोगों ने बच्चे क्लास में करंट आई बराबर क्यू बाई टी पढ़ा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं आई बराबर एन ई बाई टी पढ़े हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं आई बराबर आपको पढ़ा गया है डी क्यू बाई डी टी फॉर्म पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। और आई बराबर एन इंटू ई पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना, वहां पर करंट कितना होता है, एन हुआ फ्रीक्वेंसी, ई हुआ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। भूल गए सर, याद नहीं है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक नया फार्मूला मिलने वाला है। वो नया फार्मूला क्या मिलने वाला है, आइए आप तैयार हो जाइए जल्दी से। यहाँ पर देखेंगे कि सर हम लोगों के पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जब आप यहाँ पर किसी सेल को जोड़ते हो तो आपने कहा कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, इधर नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। सब चीज हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करने लगेगा। अब विचार करो आप लोग कि इसकी लंबाई को आप क्या मान लेते हो, एल, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या माने थे, भी। ये सारी बातें आप लोगों ने सुन चुका है, मान चुका है। ये आपका सेल है और ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। करंट फ्लो होता है किधर, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। उसका रीजन भी आपको दिखाई पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर, उसको आप समझ चुके हो, दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट होगा, ये बातें क्लियर हो चुका, प्रूफ हो चुका। अब करंट का फार्मूला जो आएगा उसका फार्मूला से पता चलेगा कि करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगा। तो जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े थे, ये रीजन कहीं नहीं दिखाई पड़ता था, बस पढ़ लेते थे करंट का दिशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में होता है। उसका परफेक्ट रीजन आपको यहाँ पता चल रहा है, उसको गौर से समझेंगे, अनुभव करेंगे। अब यहाँ विचार करो आप लोग, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन का बात करते हैं। क्रॉस सेक्शन समझते हो, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट से यह इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है।
और जब ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है तो वह इलेक्ट्रॉन आपका कभी ना कभी यहाँ तो आएगा कि नहीं आएगा, कभी ना कभी यहाँ आएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा उसके पीछे पीछे इलेक्ट्रॉन आएगा और इस पूरे सरफेस में पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम लोग, यह डिस्टेंस पूरा लंबाई L है, तो इसका छोटा लंबाई को हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर उस लंबाई को हम लोग क्या मान सकते हैं, dl। क्या बोल सकते हैं बाबू, dl बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखोगे, vd लिखोगे। ये सारी बातें ठीक है। तो इस सरफेस का एरिया आप क्या बोलोगे, एरिया क्या बोलोगे, ए बोलोगे। तो आपको मैं बताता हूँ, इसका नाम दे दीजिए। तो ये पॉइंट का इतना बड़ा क्या एक सिलेंडर बनेगा, ये इतना बड़ा एक बेलन बनेगा, गौर से सोचो, एक बेलन का रूप तैयार होगा यहाँ पर, इतने बड़े भाग में या एक बेलन का रूप होगा। तो मैं इसका पूछता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ P Q R S। यह एक सिलेंडर हुआ, तो P Q R S का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम पूछूंगा मैं आपसे, तो वॉल्यूम आयतन बता पाओगे, जल्दी बताओ, वॉल्यूम कितना होगा भाई मेरे। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए एन रे, लेंथ कितना dl है, तो वॉल्यूम कहेंगे तो ए इंटू क्या कहोगे आप लोग, dl कहोगे सर, जो मन सो बोल देता है, ए इंटू dl उसका हो गया वॉल्यूम, राइट। अब चले आइए, हम मान लेते हैं कि एक टर्म मान लेते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा गौर से, यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या को मैं मान लेता हूं n। क्या मान लेता हूं, n। यूनिट एरिया में, सॉरी यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, n मान लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पूछेंगे यहाँ पर कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा सर, आप ध्यान देना गौर से, टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मैं पूछ रहा हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन का जवाब आपका हो जाएगा n इंटू ए इंटू डी एल, जल्दी बोलो है ना, n इंटू ए इंटू डी एल। यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका n है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा n इंटू ए इंटू डी एल। मानने के तैयार है। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको इतना मालूम हो गया। अब मैं पूछूंगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया उसका टोटल चार्ज कितना होगा, यहाँ से पूछूंगा मैं आपको, टोटल चार्ज, जल्दी जवाब दीजिएगा। टोटल चार्ज का सिंबल Q ले लेते हैं, तो Q बराबर आपका जवाब हो जाना चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। नहीं जल्दी बोलो ना, 10 आम का दाम, एक आम का दाम 100 रुपया, तो 10 आम का दाम, फटाक से बोल दिया ना, यहाँ बोलते हैं तो दिक्कत हो जाता है। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इतना है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है टोटल, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब लोग जानते हैं। तो क्या करोगे आप, n इंटू ए इंटू डी एल इंटू क्या करोगे, E। इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, तो टोटल चार्ज क्यू बराबर इतना लिख सकते हो आप लोग, कंफर्म। चलिए बहुत सुंदर बात, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज हुआ, जमा हुआ, वो चार्ज का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं शुरू में लिखा था, याद करो, I बराबर क्यू बाई टी बोला था जी। तो चार्ज और टाइम निकालेंगे तबे ना कमा होगा कुछ, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज हमको निकालना था, चार्ज निकाल लिया ना, कि यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, उसके कारण कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो चार्ज मैंने कैलकुलेट कर लिया। वो चार्ज क्यू बराबर इतना लिखोगे, चलिए बोलो हाँ या ना। चलिए अब मुझे चाहिए यहाँ पर सर, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा होगा, ये टाइम खोजना है। यहाँ से आने में टाइम कितना लगा होगा, ये टाइम हम बच्चों को खोजना है। तो सिंपल, बच्चा क्लास में पढ़े थे, हिंदी मीडियम में पढ़े थे, 4 बराबर दूरी बटे समय। चलिए बोलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम उसका अप्लाई करे थे, हम उसको यूज करना चाहेंगे। बढ़ाए, थोड़ा सा आगे बढ़ावे,
अच्छा बाद में करिएगा, देखिएगा। अब यहाँ से मैं आपको टाइम पूछ लेता हूँ फटाफट। तो टेकन टाइम, लगा समय, टेकन टाइम निकालना चाहता हूँ और टाइम को मैं dt कर देता हूँ। तो याद करोगे सर, बच्चा क्लास में पढ़े थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना माने थे, dl, और स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बगल में लिख देते हैं, नहीं तो कहेगा कहाँ से आ गया सर। याद करने के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके मैंने ये लिखा है। चलिए ठीक है, तो dt बराबर dl बाय vd लिख दिया आपने। अब चलो, बहुत सुंदर बात है। तो माय डियर बच्चों, अब आपका जवाब फाइनली यहाँ पर हम लोग क्या करें, जो यहाँ से हमारा ये चीज़ें चेंज हो जाए। तो अब मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक करंट, चलिए शॉर्टकट में निकाल देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट लिखना चाहूँगा मैं। तो माय डियर बच्चों, आई बराबर आप लिखोगे ना, dq बाई dt लिखते हो कि नहीं लिखते हो, चार्ज बाय टाइम, ये नहीं लिखते हो जी। तो चार्ज आपका यहाँ कितना था, n a dl इंटू ई, बाय क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, dl बाय vd। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो क्या क्या चला गया, क्या बचा सर, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर एन ए ई, वीडियो ऊपर चला जाएगा। आपको क्या लिखा था हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूला में ये आया, यही फार्मूला हुआ करंट का, ओरिजिनल फार्मूला जो बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे थे सब वो ओल जोल था। अब ये हुआ हकीकत कि करंट का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आई बराबर हुआ एन ई ए बी डी। क्या हुआ, एन ई ए बी डी। इसको थोड़ा सजा के लिखे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा गौर से। हाँ, ओहो, एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी बोलने में अच्छा लगता है, तो आप उसको बोलो ऐसे, एन ई ए बी डी, याद रहेगा आसानी से। एन क्या हुआ, प्लीज कम, एन क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। कब, फॉर ए पार्टिकुलर सबस्टेंस। कोई चालक ले लीजिए आप, कोई कंडक्टर ले लीजिए, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता घटता नहीं है, वो कांस्टेंट है। ई, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई, वो भी नहीं बदलेगा। ए, जो चालक लेते हो, वायर लेते हो, उसका जो किनारे का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी नहीं बदलेगा। बदलेगा सिर्फ क्या, वीडी को बढ़ाओगे घटाओगे, करंट बढ़ेगा घटेगा। मतलब यहाँ से ये सारे टर्म को आप कांस्टेंट मान लो, कलर बदल दो, समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर सबस्टेंस। किसी खास पदार्थ के लिए, किसी खास पदार्थ के लिए ये सारे टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यह एक मेन फार्मूला आपका बन गया यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। तब आप कह सकते हो यहाँ पर आई इज प्रोपोर्शनल टू, आई प्रोपोर्शनल टू वी डी, आप बच्चे बोल सकते हो। डिप वेलोसिटी को बढ़ाते जाइए, करंट भी बढ़ते जाइए। अब डिप वेलोसिटी कैसे बढ़ता है, वो डिप वेलोसिटी के फार्मूला पर जाके सोचेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओ, सेल का वोल्टेज बढ़ाओगे ये बदलेगा। अब देखना गौर से, अब यहाँ पर वीडी के बारे में सोचो, बड़ा मजेदार टॉपिक आ गया है, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, गौर से देखना है। अब ये रिलेशन हो गया आपका, करंट और डिप वेलोसिटी के बीच रिलेशन आ चुका।
अब आप लोगों ने कुछ ही देर पहले पढ़ा था मोबिलिटी, क्या पढ़ा था? मोबिलिटी, क्या पढ़ा था? मोबिलिटी। अब मोबिलिटी के फॉर्मूला पर विचार करो, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है ना? तो म्यू बराबर वी डी बाई ई है कि ना आपका? तो यहाँ से ड्रिप वेलोसिटी को हटाएंगे और मोबिलिटी के टर्म में उसको लाना चाहेंगे तो वो आएगा। और गौर से देखिए आप लोग, अब यहाँ पर से मैं आपको लिखूंगा एक लाइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बारे बहादुर, आप दिमाग लगाते हो, बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चा चुपचाप उतारता है तो मजा नहीं आता है, जब दिमाग लगा के उतारता है थोड़ा मजा आता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। करंट के फॉर्मूला में मोबिलिटी को इन्वॉल्व कराना चाहते हैं। हिंदी समझ में आया? हाँ सर। करंट का मान मोबिलिटी के पदों में क्या होगा? करंट का मान किसके पद में? मोबिलिटी के पद में क्या होगा? यदि ये पूछा जाए आपसे तो आप बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हो? बहुत सिंपल वे में, आई बराबर वो फॉर्मूला ले आओ, एन ई ए वी डी। वी डी को यहाँ से रिमूव करोगे आप लोग तो क्या कर सकते हो? एन रहने दो, ई रहने दो, ए रहने दो, वी डी को हटाओगे तो वहाँ आपने देखा वी डी बराबर क्या था? तो था ना यहाँ म्यू बराबर वी डी बाई ई, था कि नहीं था? वी डी बराबर लिखोगे म्यू इंटू ई लिखोगे, तो यहाँ से आप उसको लिख लोगे म्यू इंटू। अब देखोगे गौर से, आराम से समझेंगे इस बात को। आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई। तो जरूरत पड़े तो हमको इसको भी सोचना होगा। मोबिलिटी बढ़ेगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा, मोबिलिटी घटेगा तो करंट का मान भी। तो चलिए इस टर्म को हम लोग देख के रख दिए, आगे देखा जाएगा। अब इसके बाद एक लाइन और, वो क्या है? गौर से देखिएगा, गौर से चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट in terms of पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर के पदों में इलेक्ट्रिक करंट। हेलो, ओम्स लॉ प्रूफ होगा। आज तक आप लोगों ने ओम्स लॉ का प्रूफ नहीं देखा था, ओम्स लॉ प्रूफ होगा यहाँ पर। अब देखेंगे 1 मिनट के अंदर। वो एक्सपेरिमेंटल था, ऐसे ग्राफ खींचते थे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था, v प्रोपोर्शनल टू i कह देते थे, यही था ना? ओरिजिनल प्रूफ उसका आज तक आप लोगों को नहीं मिला था, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ नहीं मिला था, वो एक लाइन में आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ ने यही बताया भी है, करंट और विभवांतर के बीच संबंध, है ना? तो यहाँ पर देखोगे I इक्वल टू एन ई ए ई, इसको नहीं लीजिए, ये वाला लीजिए, एन ई ए वी डी। अब आपने वी डी का फॉर्मूला कुछ देर पहले देखा था, जिसमें क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला। याद देख रहे हो नूनू बाबू, कहाँ आ गया यार, बाहर निकल जाता है देखो, वी डी बराबर ई वी टॉप बाय एम एल। चलिए बोलो, याद है ना? वी डी का मेन फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? यहाँ पर था कि नहीं था? अब यहाँ पर यह चेंज कर दिए हम, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं आ जाएगा। चलिए, ये डीप वेलोसिटी का फॉर्मूला था इंटेंसिटी के टर्म में, और डीप वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ आया है पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के टर्म में, है ना? तो वी डी हटा के क्या लिखेंगे? ई वी टॉ बाय एम एल लिखेंगे। तो वहां पर मैं इसको ले जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। तो आप गौर करके देखोगे यहाँ पर एन ई ए, वी डी को हटाता हूं, उसके बाद लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ई वी बाय एम एल इंटू, जगह पर आ चुके हैं, गौर से देखेंगे हम लोग। आई इक्वल टू एन
ई स्क्वायर, गौर से देखो, ई इंटू ई स्क्वायर ए या ई स्क्वायर टॉ इंटू ए बाय एम एल इंटू भी लिख सकता है, जल्दी बोलो। यस नो, सही है। अब विचार करना, जरा सा मजा आएगा तुरंत। ये जितने भी टर्म आपको मैं घेर देता हूं, ये सारे टर्म कांस्टेंट है। किसी भी कंडक्टर के लिए ये सभी टर्म्स आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान दो ना, 10th वाला भी बच्चा है, आपके भी काम का चीज है, इच्छा रखो सीखने का। किसी भी कोना में बैठ जाओ कहीं भी, 10 सेकंड बर्बाद मत करो अपने लाइफ का। जो बच्चे 10 सेकंड 20 सेकंड बर्बाद कर रहा है, वो लाइफ में बड़ा चीज अचीव कभी नहीं करता है। आप भिखमंगा के पास भी खड़ा रहोगे तो वहां भी कुछ सीखने का है, सीखने का कोशिश करना, और ये आपका चीज है। ओम्स लॉ आप पढ़ के आए हो, ओम्स लॉ में कुछ नया चीज दिख रहा है, आपको तो इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहिए, लेकिन इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अच्छा और खराब विद्यार्थी का पहचान यहीं से होता है, इसके अंदर क्या भूख है पता चलता है। अब लाइफ में आधा घंटा बर्बाद कर लिए, वो मीनिंगलेस है, ठीक है ना। अब देखना गौर से, मैं इसलिए बोला कि आपको नयापन लगेगा भी तुरंत। आई बराबर एन ई स्क्वायर टॉ ए एम एल, देख लिया आपने। इसमें को जो मैंने घेर दिया, ये जो घेर दिया, ये सारे टर्म कांस्टेंट है। खूब अच्छा से विचार करो आप लोग। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वही वायर ले लिए, कंडक्टर ले लिए, वो एन नहीं बदलेगा। ई तो भाई इंटरनेशनल कांस्टेंट है। टॉ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टॉ डिपेंड अपॉन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चालक तार है उसका ये एरिया किनारे वाला जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल लेंथ, वायर का लेंथ। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब कोई कंडक्टर हाथ में लेके हम खड़ा है, तो इसका ये सारे टर्म आपका कांस्टेंट है। और ये सारे टर्म यदि कांस्टेंट हैं तो माय डियर बच्चों ध्यान देना। लेकिन ये जो टॉ है, इस टॉ पर विशेष विचार करो। ये टॉ तभी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्योंकि ओम्स लॉ में चिल्ला के बोला गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओम्स लॉ में बोला जाता है बार बार। तो यहाँ देखो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये टॉ कांस्टेंट होगा। और वायर कोई ले लिए, फिक्स वायर है, तो उसके लिए ए एल एम ई एन ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये सारे टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट है विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तब ये सारा टर्म कांस्टेंट है। तो आप यहां लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, भी लिखो, इस सब को इधर लेके चले आओ। v इक्वल टू एम इंटू एल, एम इंटू एल बाय, ध्यान से देखना, एम इंटू एल बाय एन ई स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। ये सब कांस्टेंट हो गया। इंटू क्या लिख दोगे आप, इधर से जाएगा तो उलट जाएगा ना इधर। तो यहाँ पर ये जो सारे टर्म आपके हैं ये कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर कह सकोगे v प्रोपोर्शनल टू आई कह सकोगे, ओम्स लॉ प्रूव्ड। हेलो, आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे, ओम बाबू ने बताया था, क्या बताया था, गौर से देखना। उन्होंने बताया था आपको v इक्वल टू आर इंटू आई, जल्दी बोलो हाँ या ना। माय डियर बच्चों, इसको कंपेरिजन करो ना, रेजिस्टेंस का यही फार्मूला है ओरिजिनल। आपको पूछता है रेजिस्टेंस का फार्मूला बताओ, उसका ओरिजिनल फार्मूला यही है। तो यहाँ से आर हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आर इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर एम इंटू एल बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। आप लोगों ने पढ़ा था, 10th क्लास में भी पढ़ा था, किसी वायर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो 4 चीज आपने पढ़ा था, जल्दी सोचना गौर से। हेलो, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर,
पदार्थ पर, सब्सटेंस पर। ये तार किस पदार्थ का है? लोहा, एल्युमिनियम, किसका है? उस पर। और टेम्परेचर। ये सारे टर्म यहाँ हैं। हेलो, एम और ई तो तुम्हारा उसको छोड़िए दो। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अलग अलग पदार्थ लेंगे, लोहा लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, कॉपर लेंगे, तो उसमें एन बदलेगा। एन बदलेगा तो आर बदलेगा कि नहीं? टॉ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर? टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे टॉ में चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे टॉ घटेगा, टॉ घटेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चलिए बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस, ए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सारी बात को प्रूफ किया कि नहीं किया? ये तो इस पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। बहुत लंबा गप और है इस पर। ठीक है, ओके, आज बार समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय।